नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज पर और मैं आपके साथ मोहम्मद गुलरेज कुरैशी। और वक्त हो चुका है अपना उत्तराखंड, जिसमें हम उत्तराखंड की खबरों पर विस्तार से आपको जानकारी देते हैं। और पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव के रुझानों में भारतीय जनता पार्टी की शानदार बढ़त से देश भर के कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। और इसी कड़ी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्थित प्रदेश भाजपा मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी की जीत का जश्न मनाया। और इस दौरान सीएम धामी ने कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया और मिठाई बांटकर खुशियां साझा की। और मुख्यमंत्री ने इसे प्रधानमंत्री मोदी की नीतियां और कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत बताया। और बंगाल में बीजेपी के प्रदर्शन और असम में दोबारा सत्ता की ओर बढ़ते कदम ने उत्तराखंड भाजपा में एक नई ऊर्जा भर दी है। ये दोनों जीते हैं, इस बात का प्रतीक है कि अब देश की जनता जाति धर्म इन बंधनों से ऊपर उठकर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ आगे बढ़ रही है। चाहे वो उत्तर हो, चाहे पूरब हो, चाहे पश्चिम हो, चाहे दक्षिण हो, चारों का कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, पटना से लेकर तक पूरा भगवा में देश हो गया है। भाइयों बहनों, मैं एक बार फिर से आप सबको बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। और साथ ही साथ हमने उत्तराखंड में भी ये संकल्प लेना है कि एक एक बूथ तक हम जाएंगे। जैसा आदरणीय निशंक जी ने कहा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि 3 दिनों तक हम आज इस जो जीत हुई है, इस जीत को घर घर तक लेकर जाएंगे। और आज से हम संकल्प लेकर जाएंगे, जैसे एक संकल्प हमारे किरणवाल जी ने ले रखा है, इनका भी संकल्प जो सब जगह दिख रहा है, उसी प्रकार का हमको संकल्प लेना है कि घर घर तक भाजपा का अभियान पहुंचना है, हमारे प्रधानमंत्री जी का संदेश पहुंचना है। और 2027 का सेमीफाइनल और 2029 का फाइनल प्रचंड बहुमत से विजय श्री को प्राप्त करना है। आप सबसे निवेदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। 5 राज्यों में चुनावी नतीजों में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के बाद देश भर में उत्साह का संचार है। और इसी कड़ी में हल्द्वानी के कमाऊ संभाग कार्यालय में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया और ढोल नगाड़ों की थाप और आतिशबाजी के बीच कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई बांटकर जीत की बधाई दी। कार्यकर्ताओं ने इसे पार्टी की नीतियां और नेतृत्व का जनता का अटूट भरोसा बताया। और विशेषकर पश्चिम बंगाल में पार्टी के प्रदर्शन को ऐतिहासिक करार दिया गया। बीजेपी के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि 5 राज्यों में से 3 राज्यों में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी बनकर उभरी है। और सबसे बड़ी जीत बीजेपी की देखी जाए तो बंगाल चुनाव को लेकर के मेरे साथ नैनीताल जिले के अध्यक्ष है मौजूद है। सर, आज बीजेपी के लिए एक बड़ा दिन, क्योंकि बंगाल राज्य में चुनाव आप जीत गए, तो लंबे समय से आप एक सपना देख रहे थे, आज वो साकार हुआ, क्या कहेंगे? मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ ऐतिहासिक जीत के लिए। वास्तव में बंगाल में जो दमन की सरकार चल रही थी, उन दमन की सरकार तो आज अंत हुआ है। और सर्वप्रथम जिन हमारे कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिया है, वास्तव में वहां जो दमन चल रहा था उसके खिलाफ जो हमारे कार्यकर्ता आज उनको नमन करने का भी दिन है, क्योंकि उन्हीं के कारण से आज ये जीत हुई है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ। अपने केंद्र हम सबके लिए आज बड़ा ऐतिहासिक दिन है और बड़ा गौरव का दिन है। हम सब पे जो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनके ऊपर बंगाल की जनता ने विश्वास जताया है। और 5 राज्यों में जो अपने विधानसभा के चुनाव हुए थे, उसमें असम में और पांडिचेरी 3 राज्यों में हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आए हैं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी जीत है, विशेषकर बंगाल में जो गत वर्ष बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, उसका भी हमें लाभ मिला। और भारतीय जनता पार्टी का कुशल नेतृत्व और जो संगठन की कार्य प्रणाली है, उसकी वजह से, और जो माया दीदी की और उनके लोगों की जो दादागिरी चल रही थी, उसके खिलाफ जनता ने मतदान किया। और यहाँ पूरे देश में कार्यकर्ता जश्न हल्द्वानी। और इसी बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। जिताने के लिए, ममता बनर्जी को हराने के लिए ये प्रयास किया था। ये देश को जिताने के लिए दोनों ने अपना प्रयास किया। देखिए, भारत हमेशा से हिंदू राष्ट्र है और जब तक शान और सूरज रहेगा, भारत हिंदू राष्ट्र है।
है, वो अच्छा खुश है, वो लोग अभी डांस कर रहे हैं। अभी यहाँ में भी आप हिसाब लीजिए ना कितना मुसलमान भाई बहन है, हमें वोट नहीं देते हैं, लेकिन मैं जीतने से वो सबसे ज्यादा खुशी होती है। मेरा काफिला नहीं है, मेरा तो गाड़ी का ड्राइवर भी मुस्लिम है। वो कोई ये नहीं है, हमारे अभी मुस्लिम भाई बहन वोट देने में प्रॉब्लम है, वो लोग का धीरे धीरे देगा, लेकिन बहुत खुश है। आज सबसे जो मुस्लिम विधायक जीते कांग्रेस ने, सबको मुझे फोन किया, अभी दादा बहुत खुश हुई जीती। मेरा मोबाइल में जो अभी तक बीजेपी एमएलए का फोन नहीं आ रहा है, सबसे ज्यादा कांग्रेस का एमएलए का ही फोन है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। असम का मुस्लिम पहले से भी खुश है, अभी भी खुश रहेगा, आगे भी खुश रहेगा। खाली एक ही हमारा रिक्वेस्ट है, हम यहाँ भारतीय बन के रहना, नेशनलिस्ट बन के रहना। देखिए, कांग्रेस ने दो पाप किए। एक, उन्होंने स्लोगन दिया था नतून भारत, मतलब उन्होंने इनडायरेक्टली बोले थे कि बांग्लादेश से आए हुए मियाँ को हम मेन स्ट्रीम करेंगे। एक, दो, जो तीन गोगोई बोल के उनके जो एक असम का महापुरुष श्रीमान शंकरदेव ने असम को कास्टलेस सोसाइटी बनाया। यहाँ में कोई किसी का कास्ट से नहीं देखते, लेकिन और देहरादून के सेलाकुई में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सनातन संस्कृति और राज्य की आध्यात्मिक विरासत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 के बाद देश में सांस्कृतिक पुनर्जागरण देखने को मिला है और इसमें राम मंदिर निर्माण और केदारनाथ पुनर्निर्माण जैसे कार्य शामिल हैं। और मुख्यमंत्री ने बताया कि 22 अप्रैल से शुरू हुई चारधाम यात्रा में अब तक 3 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं और सरकार धार्मिक पर्यटकों को लगातार बढ़ावा दे रही है। उत्तराखंड के टांडा रेंज में हाथी के हमले के बाद वन विभाग अलर्ट मोड पर है और सांप पठानी चीड़खत्ता और पंतनगर और लाल कुआं समेत इलाके में गश्त बढ़ा दी गई है और विभाग की टीम गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक कर रही है और ख़ास बात कि शाम के बाद बाहर न निकलने की सलाह दी जा रही है और ग्रामीणों से जंगल में न जाने और मशाल का उपयोग करने को कहा गया और लगातार हमलों में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से पूरे इलाके में डर और दहशत का माहौल बना हुआ है। देहरादून में वीकेंड पर हुड़दंगियों और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ पुलिस ने मोर्चा खोल दिया है और एसएसपी ने निर्देशन में पूरे जनपद में ऑपरेशन नाइट स्ट्राइक चलाया गया और जिसके तहत देर रात तक सघन चेकिंग अभियान जारी रहा और इस दौरान डालनवाला क्षेत्र में समय सीमा के बाद भी संचालित हो रहे एक क्लब पर पुलिस ने सख्त एक्शन लिया और संचालक का चालान काटा गया और अभियान में शराब पीकर गाड़ियां चलाने वाले 35 लोगों को गिरफ्तार किया और 38 वाहनों को सीज किया गया और पुलिस की इस कार्रवाई से पूरे शहर में हड़कंप मचा हुआ है। लालकुआ के पदमपुर देवलिया में ग्राम प्रधान संगठन ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए और प्रधान रमेश चंद्र जोशी ने आरोप लगाया कि कार हटाने के विवाद में और उनकी पत्नी पर हमला हुआ और जिसकी पूरी घटना सीसीटीवी में कैद है और इसके बावजूद पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की और संगठन ने जिला अध्यक्ष गोपाल सिंह अधिकारी के नेतृत्व में शिष्टमंडल ने कोतवाली पहुंचकर निष्पक्ष जांच की मांग की और जनप्रतिनिधियों ने चेतावनी दी कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। बात दर्ज हुई है, जबकि हमने पहले रिपोर्ट दी थी, तो उस संबंध में आज कोतवाल साहब को यहाँ पर जो है दोबारा अपना जो है रिपोर्ट हमने दर्ज कराई है और उनका कहना है कि जो है हम निष्पक्ष जांच देंगे। देखो हमें तो जो हमारे वो है ठाकुर सिंह नेता, उनके परिवार द्वारा मेरे पर केस लगाया गया है जो झूठे केस है और झूठे कहानी है। मेरे घर पर उन्होंने मारपीट की,
मेरे घर पर उन्होंने गाड़ी खड़ी की थी, मेरे घरवाली को मार रहे थे, तो मैं बचाने के लिए गया। जब पूरा परिवार मेरी घरवाली पर मारने के लिए उतरे तो मैंने बचाव किया और उन लोगों को फिर धक्का मुक्की की और जिससे इन्होंने गलत वीडियो वायरल की और एसएसपी साहब ने बिना जो है उसको संज्ञान में लिए हुए एकदम से उसी कट और पेस्ट वीडियो को संज्ञान में लिया और मेरे ऊपर कार्रवाई कर दी, जबकि वह परिवार उस दिन से अभी भी मस्त घूम रहा है और उनके ऊपर अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और मेरे ऊपर पत्थर भी चलाया है, चाकू भी लाए मारने के लिए, तलवार भी लाए, डंडे भी लाए, सब वीडियो फुटेज है। उसके अलावा अब मेरे को फेसबुक के जरिए उसके पिता जो है ठाकुर सिंह के द्वारा मेरे को मां बहन की गाली दी जाती है, मेरे को देख लेने की दी जाती है। उनके रिश्तेदारों द्वारा कहा गया है तू सिक्योरिटी बढ़ा ले अपनी, तू कभी भी मौत हो सकती है। अभी भी मेरे को मैंने उसकी सब छाया प्रतिलिपि यहाँ पर दे रखी है कोतवाल साहब को। गहन से विचार करके मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, गलती किसकी होगी वो अंदर जाएगा, उनका कहना। और मैं पुलिस का पूरा सहयोग करूंगा। जब पुलिस मेरे को बुलाए मैं वहां जाऊंगा। देखो मैं गलत हूँ, जब मैं गलत हूँ तो मैं उत्तराखंड में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के प्रस्ताव दौरे को लेकर सियासत बयानबाजी तेज हो गई और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश प्रभारी पार्टी की जमीनी हकीकत देखने आ रही है और कांग्रेस की स्थिति बेहद कमजोर है। और उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस के कार्यकाल बार बार तय होकर रद्द हो रहे हैं और वहीं कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए भाजपा पर निशाना साधा। और बद्रीनाथ से विधायक लखपत सिंह बुटोला ने भाजपा के बयान को महिलाओं का अपमान बताया और कहा कि भाजपा खुद असहज स्थिति में है। सवाल जनता के मन में उठ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रभारी हैं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी हर चुनाव में सहयोग के रूप में खड़े रहते हैं। कांग्रेस के प्रभारी आ रही तो कोई नया चमत्कार करने तो आ नहीं रही है। कांग्रेस की जो स्थिति है उसको सुधार ले, वही बहुत बड़ी बात है। और अभी तो देखते हैं, कई बार उनके कार्यक्रम बन रहे हैं, कई बार कैंसिल हो रहे हैं प्रभारी जी के। हम भी स्वागत कर रहे हैं, आए हो क्षेत्र में घूमे, देखें कांग्रेस स्थिति क्या है, उनको सब पता लग जाएगा। उत्तराखंड में कांग्रेस की दुर्दशा है, उसको देखने के लिए आए। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि उनके प्रभारी तो कहीं घूम ही नहीं सकते हैं। प्रभारी को घुमा के ले जाए अपने साथ। हमारे प्रभारी आ रहे, हम तो स्वागत कर रहे हैं, नारायण की भूमि तक लेके जा रहे। मैं भाजपा के नेताओं को चैलेंज कर रहा हूँ और मुख्यमंत्री जी को चैलेंज कर रहा हूँ, अपने प्रभारी के दर्शन बद्री केदार में करवा के दिखा दी। आप मीडिया के माध्यम से कह दीजिए और कहें कि जो प्रभारी यहाँ आपने बनाया है उनके दर्शन तो करवाए बद्रीनाथ केदारनाथ के। वो ले नहीं सकते हैं क्योंकि जो आप उनकी स्थितियां परिस्थितियां जानते हैं, जो उत्तराखंड के साथ हुआ, जो मेरी मातृशक्ति के साथ हुआ है, मैं तो उत्तराखंड में महिला आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर महिला कांग्रेस ने अनोखा अभियान शुरू किया और प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने के नेतृत्व में महिलाओं ने 1 लाख पोस्ट कार्ड लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे और महिलाओं ने 2027 के विधानसभा चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव में 33% आरक्षण लागू करने की मांग उठाई है। और संगठन का आरोप है कि केंद्र सरकार सिर्फ घोषणा कर रही है और जबकि जमीनी स्तर पर अब तक ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। देखिए 2023 में महिला आरक्षण लागू हुआ और अभी केंद्र की जो सरकार है उन्होंने विशेष सत्र इस पे बुलाया, लेकिन जो 2029 में जो महिला आरक्षण लागू हुआ उसको लागू नहीं किया गया। और हम लोग ये चाहते हैं कि ये जो महिला आरक्षण बिल पास हो रखा है उसको तुरंत जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव है विधानसभा में और 2029 की लोकसभा के जो चुनाव है उसमें जितनी सीटें हैं 543 सीट लोकसभा में और जो विधानसभा की सीटें उनमें इसको लागू किया जाए, जो कि जिसके लिए हम लोग पूरे देश में 10 लाख पोस्ट कार्ड प्रधानमंत्री के नाम पे भेज रहे हैं ताकि ये प्रक्रिया शुरू करी जा सके। और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा और पर्यटन सीजन के बीच कमर्शियल गैस सिलेंडर के बड़े दामों का असर अब साफ दिखने लगा है। होटल और ढाबों संचालकों का कहना है कि महंगी गैस के कारण खाने पीने की वस्तुओं के दाम बढ़ गए हैं, जिससे पर्यटकों और आम लोगों पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है और गैस आपूर्ति में भी बाधाओं की शिकायतें सामने आई।
और इस मुद्दे पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सरकार को घेरते हुए महंगाई पर नाराजगी जताई और आम जनता की परेशानी को लेकर सवाल उठाए। ये दुर्भाग्य है, मैं सोचता हूँ हमारा दुर्भाग्य है कि कांग्रेस के शासनकाल में 400 का सिलेंडर था, आज इतना ज्यादा 1200 से अधिक का सिलेंडर हो गया और इस समय तो 2000 से ऊपर कम मिल रहा है। बहुत बड़ा वो दिया है 261 रुपया, वो छोटे गट्टू सिलेंडर को बढ़ा दिया है। कॉमर्शियल सिलेंडर तो अब लोगों की पहुंच से बाहर हो गया, इससे सारा एमएसएमई सेक्टर दूसरे सेक्टर्स पर बड़ा दुष्प्रभाव पड़ेगा और महंगाई की मार ने लोगों की कमर तोड़ रखी है पहले, और ज्यादा महंगाई बढ़ेगी। क्या कहेंगे सर, केदारनाथ धाम में वीआईपी दर्शन को लेकर उठा विवाद अब शांत होता दिख रहा है और प्रसिद्ध उद्योगपति गौतम अडानी के दर्शन के दौरान कुछ श्रद्धालुओं ने समान व्यवस्था की मांग करते हुए विरोध जताया और मामले में हस्तक्षेप करते हुए बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने स्पष्ट किया कि धाम में किसी भी तरह की वीआईपी दर्शन व्यवस्था नहीं है और समिति अनुसार अडानी ने भी सामान्य श्रद्धालुओं की तरह ही दर्शन की और निकासी द्वार से प्रवेश की कोशिश के कारण हल्का विवाद हुआ और जिसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। ये कौन बोल रहा है खुल के? कल भी जो थोड़ा सा विवाद हुआ था वो पुलिस कर्मी द्वारा जो निकासी द्वार है, मैं स्वयं वहां उपस्थित था। अडानी जी ने सिर्फ 5 मिनट में दर्शन किए और सामान्य तरह से दर्शन करके, क्योंकि इस बार हमने जो गर्भगृह में सामान्य पूजा रखी हुई है, दोपहर में वहां पर कोई भी अभिषेक कोई पूजा नहीं होती, किसी ने भी पूजा नहीं की। जब माननीय मुख्यमंत्री जी भी पहले दिन वहां पर दर्शन के लिए आए थे बाबा केदार के यहाँ, तो उन्होंने भी 5 मिनट में सिर्फ सामान्य दर्शन हमने किया है कि स्पर्श करके, और सारे तीर्थयात्री वहां पर बाहर निकले, क्योंकि व्यवस्था को लेकर वहां पर और कोई हमारे पास ऐसा मतलब रॉकेट साइंस नहीं है कि क्योंकि तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ रही है और गर्भगृह की संख्या स्थान जो है वो सीमित है, तो वहां पर हमने ये किया था कि दोपहर के समय में जो पूजाएं होती हैं वो सारी पूजाएं हमने रात को कर दी हैं और सामान्य दर्शन हमें जो आएंगे तीर्थयात्री सिर्फ स्पर्श करके, उसको लेकर सभी तीर्थ पुरोहित वहां के स्थानीय हक हकूकदारी और सबके साथ ही बातचीत करने के बाद ये निर्णय लिया गया था और उसी प्रकार से वहां पर दर्शन चल रहे हैं। वीआईपी दर्शन को लेकर कहीं कोई विवाद नहीं है। कल भी जो विवाद था वो गलत विवाद, लोगों के पास में उसकी आपके पास पता नहीं क्या सूचनाएं आई हैं। देहरादून में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जिला प्रशासन ने होम स्टे संचालन पर सख्त बढ़ा दी है और जिला अधिकारी सचिन बंसल ने निर्देश पर हुई जांच में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर 17 होम स्टे का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है और इन होम स्टे को पर्यटन विभाग की वेबसाइट से हटाने की प्रक्रिया भी जारी है और जांच में कई स्थानों पर अवैध गतिविधियों के संकेत मिले हैं और जिससे सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी है और प्रशासन ने साफ कर दिया कि नियम तोड़ने वालों पर आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। देखिए, ये हमारी लगातार ऐसी वारदातें प्रकाश में आ रही थी कि जहाँ पे जो नेबरहुड्स हैं, कॉलोनी रेसिडेंट्स हैं, उनको तो असुविधा हो ही रही है। रात भर वहाँ पे अवैध तरीके से लिकर परोसी जा रही है, लिकर का सेवन किया जा रहा है और लाउड डेसिबल्स में म्यूजिक भी प्ले किया जा रहा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द इनकन्वीनियंसेस कॉज्ड टू द नेबरहुड्स एंड सिटीजन्स। साथ ही साथ ये भी कुछ इंसिडेंट्स प्रकाश में आए कि इन्हीं तरह के होम स्टे से ये कुछ लोग ऑड आवर्स में आपस में इनएबिलिटेड कंडीशन में ब्रॉल होता है, स्कफल्स होते हैं और उसके बाद फिर दे टेक आउट देयर फाइट टू द स्ट्रीट्स और वहाँ पे हमारे कुछ मर्डर्स भी हुए हैं, कल्पेबल होमिसाइड्स हुए हैं। तो जो सोर्स है, जो अवैध तरीके से रन किया जा रहा है, उस पर लगाम लगाना बहुत आवश्यक है। चारधाम यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए उत्तराखंड परिवहन विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है और हल्द्वानी में आरटीओ गुरदेव सिंह ने स्पष्ट कर दिया कि यात्रा पर जाने वाले सभी व्यवसाय के वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड अनिवार्य होगा और अब तक हल्द्वानी, रुद्रपुर और रामनगर समेत विभिन्न कार्यालयों में 365 ग्रीन कार्ड जारी कर दिए जा चुके हैं और यात्रियों की सुरक्षा से कोई समझौता न हो, इसके लिए वाहन की तकनीकी जाँच, फिटनेस और चालक का हिल इंडोर्समेंट अनिवार्य किया गया है और विभाग का मानना है कि इन कड़े नियमों से यात्रा के दौरान सड़क हादसे में कमी आएगी और व्यवस्था बनी रहेगी।
वर्तमान समय में चारधाम यात्रा चल रही है। विभिन्न राज्यों से और हमारे राज्य से लोग तीर्थ यात्री चारधाम यात्रा करने जा रहे हैं। चारधाम यात्रा करने के लिए जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल जा रहे हैं, इसमें सवारी वाहन के लिए ग्रीन कार्ड होना आवश्यक है। ग्रीन कार्ड के लिए वाहन का फिट होना और हिल के अनुरूप, पर्वतीय मार्गों के अनुरूप वाहन होना चाहिए। वाहन की फिटनेस ठीक होनी चाहिए। वाहन का निरीक्षण करने के उपरांत जो है वाहन स्वामी को ग्रीन कार्ड जारी किया जाता है। इसके साथ साथ वाहन चालक के लाइसेंस पर हिल एंडोर्समेंट भी होना आवश्यक है। तो वर्तमान समय में जो ग्रीन कार्ड है वो संभाग के 5 ऑफिसों हल्द्वानी, रामनगर, रुद्रपुर, काशीपुर और टनकपुर ऑफिस से जारी किए जा रहे हैं और कल तक जो है 362 ग्रीन कार्ड वाहनों को जारी किए जा चुके हैं। पर्यटन नगरी लैंसडाउन के विकास को लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने केंद्र सरकार से 100 करोड़ रुपए के निवेश पैकेज की मांग की है और प्रदेश प्रवक्ता धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि लैंसडाउन की स्थिति ठीक नहीं है और इसके संरक्षण और विकास के लिए तुरंत धनराशि जारी होनी चाहिए। उन्होंने क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण बताते हुए सुविधा की कमी पर चिंता जताई और साथ ही उन्होंने लैंसडाउन का नाम बदलने की मांग का विरोध करते हुए इसे अनुचित बताया। उजड़ता हुआ लैंसडाउन है तो उसको बचाने के लिए इसका नाम लैंसडाउन रखा जाना जरूरी है, क्योंकि आज भी इसके प्रति का आकर्षण बना हुआ है। और मेरी सरकार से भी मांग है, मैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से भी हमने समय लिया हुआ है, लैंसडाउन का एक डेलीगेशन मिलने वाला है। हम उनसे भी कहने वाले हैं कि यहाँ के लोगों की जो आर्थिकी बिगड़ रही है और जो यहाँ पे रहने वाले लोगों के मकान खाली कराए जा रहे हैं, उन्हें बेघर किया जा रहा है, तो इस पर रोक लगनी चाहिए और कम से कम एक 100 करोड़ का पैकेज लैंसडाउन के विकास के लिए केंद्र सरकार को देना चाहिए। उत्तराखंड में राजकीय आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा सेवा संघ पर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप के तूल पकड़ लिया है और संघ के सदस्य डॉक्टर कपिल शर्मा की शिकायतों के बाद मामला मुख्यमंत्री समाधान पोर्टल तक पहुंच गया और आरोप है कि 2015 से 2025 तक जमा धनराशि का पारदर्शी हिसाब नहीं किया गया और भवन निर्माण के नाम पर करीब 2.5 करोड़ रुपए वसूले गए और शिकायतकर्ता ने निष्पक्ष जांच और जांच के दौरान संबंधित अधिकारियों को पद से हटाने की मांग की है। संगठन 2011 से चल रहा है, आयुर्वेद के चिकित्सा अधिकारियों का संगठन है और इसमें वर्ष 2022 में जिसमें अध्यक्ष डॉक्टर के.एस. नपच्याल थे, उस समय संघ भवन के निर्माण के लिए प्रत्येक सदस्य से 50,000 रुपए की मांग की गई, जिसको सभी सदस्यों ने लगभग, मेरी जानकारी के अनुसार सब सदस्यों ने दिया था। कुछ लोग पहले मांग की गई कि ये कैश दिया जाए, लेकिन मैंने जो है इसके लिए मना कर दिया और मैंने इसको ऑनलाइन भेजा था। काफी सदस्यों से बात करने के बाद ये मालूम हुआ कि लगभग इसमें 500 लोगों ने कंट्रीब्यूट किया था, तो 2 से 2.5 करोड़ 3 करोड़ के आसपास इकट्ठा हुआ था ये। उसके बाद लंबा समय बीतने के बाद जब हम लोगों को इस बारे में कोई सूचना नहीं मिली, तो हम लोगों के द्वारा कई बार संघ के अधिकारियों से मौखिक रूप से पूछा गया कि इसमें इस प्रकार में क्या हुआ है, अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो जो है कंट्रीब्यूशन को वापस किया जाए, लेकिन उसमें कोई जवाब नहीं मिला। और जब हमने लिखित जवाब मांगा तो लिखित जवाब पर भी कोई उत्तर अभी तक संघ से नहीं मिला है। संघ से मेरे द्वारा लिखित रूप से शायद मंगलौर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने खाटू श्याम के दर्शन के लिए 20 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और यह यात्रा हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भडाना के कार्यालय से शुरू हुई और जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे और इस मौके पर भडाना ने इसे जनसेवा का हिस्सा बताया। वहीं महेंद्र भट्ट ने पहल की सराहना की और साथ ही उन्होंने महिला आरक्षण को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उसकी सोच पर सवाल उठाए। भडाना जी का ये धार्मिक आयोजन बहुत मायनों में बहुत लाभकारी है। ये देवभूमि उत्तराखंड है, यहाँ धार्मिक यात्रा का एक केंद्र है
लेकिन यहाँ के लोग भी जो खाटू श्याम जी की श्रद्धा का भाव रखते हैं, यहाँ के अनेकों लोग वहाँ जाना चाहते थे और प्रताप घराना जी ने उन सबकी मनोकामना को पूर्ण किया है। मैं अपने उनको बधाई देता हूँ। आज 30 बसें यहाँ से गई हैं, पहले भी उनके द्वारा बसें भेजी गई है और भविष्य में भी वो इस काम को लगातार गति देंगे। जिस तरह से पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, उसकी प्रक्रिया लंबी है, समय आने में बताएंगे। सर, संसद जो है महिला शक्ति बंधन अधिनियम को कांग्रेस इस प्रकार से गिराने का काम किया, उसका खामियाजा कांग्रेस भुगतना पड़ेगा। पूरे देश की मातृशक्ति सड़कों पर है, आंदोलित है। 2029 में लोकसभा और विधानसभा के अंदर उनको स्थान मिलता तो विधानसभा को मुक्त करती। एक कांग्रेस ने बड़ा कुठाराघात किया है, इसके साथ उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश की मातृशक्ति कांग्रेस को देगी। और फिलहाल के लिए अपना उत्तराखंड में बस इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।